गुड इवनिंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11th की फिजिक्स में चल रही बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, रैदर मुझे कहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और मैं आपको करा रहा हूं बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम की यूनिट का तीसरा भाग, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। और मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर हाइड्रोडायनेमिक्स का आखिरी वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना, आखिरी। आखिरी मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि हाइड्रोडायनेमिक्स में जो टॉपिक बचा है आज आप खत्म करा दोगे? हाँ जी बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हाइड्रोडायनेमिक्स यूनिट के अंदर बचे हुए सारे टॉपिक को आपको कवर करा देगा। इनफैक्ट कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, लेकिन अगर कुछ बचा है तो इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाली हैं दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। आपने सही सुना, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक जिसे कहा जाता है बर्नौलीज थ्योरम और एक जिसे कहा जाता है टॉर्सलीज थ्योरम। तो आज का ये वीडियो लेक्चर अगर किसी स्पेसिफिक थ्योरम पे सबसे ज्यादा फोकस करेगा तो वो है बर्नौलीज थ्योरम और टॉर्सलीज थ्योरम। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर क्या आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ाई जाने वाली बातों को समझने के लिए पुरानी बातों का आना जरूरी है? अरे जरूरी, मैं कहता हूं बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 11, जी हां आज का वीडियो लेक्चर नंबर है 12, जब मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 11 पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि उसमें बताए जाने वाली बातें आगे आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में सबसे ज्यादा काम आएंगी। तो अगर आप में से किसी बच्चे को पुरानी बातें याद नहीं है तो एक काम करता हूं, याद दिला देता हूं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैं करा चुका हूं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को बताया है। और साथ ही साथ मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाई है कि किसी भी लिक्विड के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या क्या प्रोसेस की जाती है। सो एक लिक्विड के प्रेशर के कारण उसके पास एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी। एक लिक्विड की वेलोसिटी के कारण उसके पास एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और एक लिक्विड की हाइट के कारण उसके पास एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तीन प्रकार की एनर्जीज मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई है। सवाल आता है सर अगर ये तीन प्रकार की डिफरेंट एनर्जीज और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बातें हमें याद है तो क्या आज की बातों को आगे समझने में आसानी होगी? बिल्कुल होगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसे हम कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। अब ये बर्नौलीज थ्योरम क्या है और बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, फिर डायग्राम में कुछ बातें समझाता हूं और वो बातें जब आपको समझ आ जाएंगी तो आपको असली मतलब भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास 11th क्लास के बच्चों, इनफैक्ट मैंने गलती से 9th क्लास बोल दिया, आप तो 11th क्लास के बच्चे हो। हालांकि बहुत सारी बातें 9th और 11th की मैच करती है, इसलिए कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, शुरू करते हैं सिलसिला हमारी इस प्यारी सी थ्योरम का जिसे कहा जाता है बर्नौलीज थ्योरम। तो आज का जो ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं, इनफैक्ट हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं और इस डेरिवेशन को हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बिल्कुल सही आपने सुना, इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे कहा जाता है बर्नौलीज थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है वो बाद में बताऊंगा, थ्योरम में हमें समझना क्या है वो पहले समझाऊंगा। तो थ्योरम को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा। मान लीजिए कि मैंने एक डायग्राम बनाया, ये मेरे पास एक पाइप है और ये पाइप कुछ इस प्रकार का है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जो मैं बता रहा हूं उस पर बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा। एक बच्चा कहता है सर ये कैसा पाइप है? हाँ ये पाइप ऐसा ही है। इस पाइप का जो ये वाला हिस्सा है वो जमीन से H1 हाइट पे है और इस पाइप का जो ये वाला हिस्सा है वो जमीन से H2 हाइट पे है। यहां से पानी एंटर कर रहा है, ऐसा ठीक पाइप मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ाया था जब मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के टॉपिक को पढ़ा रहा था। यहां से पानी एंटर कर रहा है और यहां से पानी क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। यहां से पानी एंटर कर रहा है और यहां से पानी क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। यहां से पानी एंटर कर रहा है और यहां से पानी क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। तो यहां से जो पानी एंटर कर रहा है, मैं यहां पे दोबारा बताऊंगा, यहां से जो पानी एंटर कर रहा है
इस हिस्से का जो एरिया है, इस हिस्से का जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो माना गया है A1 और इसका जो एरिया है वो माना गया है A2। यहां से एंटर करने वाली जो गति है, यानी जो एंटर करने वाली गति, अगर मैं उसकी बात करूं तो एंटर करने वाली गति को बोला गया है V1 और बाहर निकलने वाली गति को कहा गया है V2। यहां पे जो प्रेशर है उसे कहा गया है P1 और यहां पे जो प्रेशर है उसे कहा गया है P2। अब अगर आप नोटिस करो कि साफ साफ पता चल रहा है कि इस वाले हिस्से का एरिया बड़ा है, इस वाले हिस्से का एरिया छोटा है और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिखूंगा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बच्चा बोला क्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? अरे क्या, यही कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है। बिल्कुल सही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार A1 B1 यानी मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट पॉइंट A इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड एग्जिटिंग एट पॉइंट A। हाँ, ये पुरानी बात है, नया क्या है? आओ अब मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बातें समझ आएंगी और जो मैं बताऊंगा उसे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो सुनो, पॉइंट A से पॉइंट B तक, पॉइंट A से पॉइंट B तक, एक बच्चा कहता है कहां है A और B? अच्छा यार ठीक है, इस पॉइंट को A बोल देते हैं और इस पॉइंट को B बोल देते हैं। पॉइंट A से पॉइंट B तक पानी लेकर जाया जा रहा है, पॉइंट A से पॉइंट B तक पानी लेके जाया जा रहा है, पॉइंट A से पानी एंटर कर रहा है और B से बाहर निकल रहा है। मेरा सवाल, क्या ये काम आसान है? ऑब्वियसली बात है आसान नहीं है। हमारे घरों की छत पे लगी हुई टंकी में क्या पानी पहुंचाना आसान होता है? एक बच्चा बोला नहीं, हमारे घरों की छत पे लगी हुई पानी की टंकी में पानी को पहुंचाने का काम मोटर करती है। हम मोटर चलाते हैं, उससे प्रेशर जनरेट होता है और मोटर अपने प्रेशर की ताकत से जमीन के नीचे का अंडरग्राउंड वाटर पंप अप करती है और पानी हमारे छतों की टंकी पे पहुंच जाता है। इसका मतलब कि पॉइंट A से पॉइंट B तक पानी को पहुंचाने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा और प्रेशर होगा यहां पे ज्यादा, तभी होगा पानी को यहां पहुंचाने का पूरा इरादा। प्रेशर होगा यहां पे ज्यादा, तभी होगा पानी को यहां पे पहुंचाने का पूरा इरादा। अगर हमें करना है अपना पानी यहां पहुंचाने का पूरा इरादा तो प्रेशर लगाना पड़ेगा पॉइंट A पे ज्यादा। कॉमन सेंस है। एक बच्चा बोला हाँ सर मैं समझ गया। अब जब प्रेशर यहां लगाएंगे तो उसका मतलब कि आप प्रेशर जब लगा रहे हो तो वो एक्सटर्नल प्रेशर है, यानी कुछ ना कुछ वर्क तो हो रहा है। एक बच्चा कहता है हाँ सर हो रहा है, लेकिन उस वर्क से क्या हो रहा है? अब सुनना मेरी बात, जो प्रेशर का काम यहां किया जाएगा, मैं अपनी बात जो बोल रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनो। जो प्रेशर का काम यहां किया जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि उस प्रेशर के काम से, क्या उस प्रेशर के काम से पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा? एक बच्चा कहता है पोटेंशियल एनर्जी में, वो कैसे? पहले पानी की हाइट H1 थी, बाद में पानी की हाइट H2 हो गई, यानी पहले पानी का लेवल थोड़ी कम हाइट पे था, बाद में पानी का लेवल ज्यादा हाइट पे चला गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आया। एक बच्चा कहता है सर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों कर रहे हो? आपको क्या काइनेटिक एनर्जी नजर नहीं आ रही? आप कैसे भूल गए कि अगर यहां पे गति थी V1 तो यहां पे गति थी V2, और क्योंकि यहां पे एरिया है कम तो गति में होगा दम, क्योंकि यहां पे एरिया है ज्यादा तो गति होगी कम। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसका मतलब A से B तक ले जाते समय, इसका मतलब A से B तक ले जाते समय प्रेशर जो लगाएंगे उस प्रेशर के बदले पोटेंशियल एनर्जी में हम कुछ राइज पाएंगे, और पोटेंशियल एनर्जी में जो हम राइज पाएंगे उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी में भी राइज आएगा। सो क्या मैं कह सकता हूं, एक पॉइंट बोलूंगा सुनना ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं, एक पॉइंट बोलूंगा सुनना ध्यान से, दैट द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द प्रेशर, amount of the work done by the pressure at point A is responsible for the बदलाव in potential energy and kinetic energy of water from A to B। यानी जो काम प्रेशर के द्वारा प्रेशर एनर्जी के रूप में किया जाएगा वो काम वेस्ट नहीं होगा, रैदर वो काम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। यानी whatever amount of work is done by the pressure at point A will not go in vain, rather it will lead to potential energy and kinetic energy का गेन। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। बोलो मेरे बातों को, बच्चों को बातें समझ आ रही हैं?
एक बच्चा कहता है सर देखो जो आप समझा रहे हो वो समझ तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो आप समझा रहे हो वही बर्नौलीज थ्योरम है? जी हाँ मेरे बच्चों, ये बर्नौलीज थ्योरम का एक बेसिक स्टेटमेंट है, एक बेसिक मीनिंग है कि बर्नौलीज नाम के वैज्ञानिक ने जो ये थ्योरम दी जिसे कहा गया बर्नौलीज थ्योरम, उस थ्योरम में उन्होंने ये साबित किया कि एक किसी भी लिक्विड में प्रेशर जाया नहीं जाता। एक बच्चा कहता है हाँ बात तो सही है यार, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जब मैं प्रेशर का इस्तेमाल करके स्ट्रॉ की मदद से कोल्ड ड्रिंक पीता हूं तो लिक्विड राइज करता है। हमारे घरों में लिक्विड हैंड वॉश होता है लाइफ बॉय वाला, उसमें आप ऊपर से प्रेशर लगाते हो तो लिक्विड बाहर आता है, आपका हैंड वॉश बाहर आता है। यानी प्रेशर आप लगाते हो तो लिक्विड बाहर आता है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आती है और काइनेटिक एनर्जी भी आती है। यानी किसी भी लिक्विड पे लगाया गया प्रेशर वेस्ट नहीं जाता, रैदर उसमें बदलाव है लेकर आता। किस चीज का? उसकी काइनेटिक एनर्जी का बदलाव भी ला सकता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव भी ला सकता है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को यह बात समझ आ रही है। अब इस चीज को हम थ्योरेटिकली लिखते कैसे हैं? समझाना तो बहुत आसान था, लेकिन एग्जाम में सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम चलेगा। तो लिखना क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले आप एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना के डायग्राम को एक्सप्लेन जरूर करिएगा। मैं यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप जब भी लिखेंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो थ्योरी जरूर मेंशन करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसको सुनना। लेट F1 be the force. Let F1 be the force acting at point A. Acting at point A of area A1. यानी यहां पे जो एरिया है वो A1 है। उसके बाद मैंने लिखा let F2 be the force acting at point B of area A2 अब क्या what next सुनो मेरी बात। हम सब जानते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि वर्क डन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस वर्क डन के नीचे मैं टाइम लगाऊंगा, तो यहां पे भी मैं टाइम लगाऊंगा। तो क्या मैं कह सकता हूं? सो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं यहां पे लिख रहा हूं जो बात उसको ध्यान से सुनिएगा। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन प्रति यूनिट टाइम by pressure energy can be written as, यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, can be written as यानी प्रेशर एनर्जी के द्वारा किया जाने वाला जो वर्क डन है can be written as follows। क्या वर्क डन है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये प्रति यूनिट टाइम है तो टाइम से डिवाइड कर दिया। तो यहां भी मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल गया वर्क डन प्रति यूनिट सेकंड इज इक्वल टू फोर्स की जगह लिख सकता हूं। हम सब जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स की जगह लिखा प्रेशर P1, एरिया A1 और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह आ गया V1। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर W1 यानी वर्क डन एट A इज इक्वल टू P1 A1 V1। प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, सिमिलरली जो वर्क डन B पॉइंट पे हुआ होगा वो वर्क डन होगा P2 A2 V2। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, मैं कहता हूं एक बार देख लो, फिर मैं कहता हूं 2 बार देख लो। आ जाए अगर मन में कोई सवाल तो प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों पूछ लो, क्योंकि मैंने आपके लिए बोर्ड पे अपने आप को हटा दिया है, यानी बोर्ड के सामने मैं नहीं हूं, सिर्फ इसलिए ताकि जो मैं लिखूं वो आपको नजर आने के साथ साथ समझ भी तो आना चाहिए। तो आइए, तो WA यानी वर्क डन एट A, WB यानी वर्क डन एट B। सिंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिंस वर्क डन एट A इज ग्रेटर देन वर्क डन एट B, सो देयरफॉर नेट
वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी के द्वारा नेट वर्क डन क्या होगा, साफ पता चल रहा है WA माइनस WB होगा, यानी P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 होगा। एक बच्चा कहता है सर A1 V1 तो वॉल्यूम हो सकता है, वो कैसे? A1 मतलब एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड क्या हो गया? मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये बन गया P1 V1, या हम सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं P1 V, क्योंकि वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, पानी की वॉल्यूम में बदलाव नहीं आ रहा, तो P1 V माइनस P2 V, प्रेशर में बदलाव आ रहा है। दिस इज द वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, यानी प्रेशर एनर्जी का वर्क डन इज P1V माइनस P2V। मैं फिर से आगे से हूं हट गया। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, एक बार क्या मैं कहता हूं, 2 बार घूरो, आए अगर मन में कोई सवाल तो मुझसे पूछो। दिस वर्क डन इज रिस्पॉन्सिबल, क्या मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख सकता हूं? दिस वर्क डन इज रिस्पॉन्सिबल, ये वर्क डन जिम्मेदार है किस चीज के लिए? दिस वर्क डन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बदलाव, फॉर बदलाव कह लीजिए, या मैं कह सकता हूं फॉर राइज, किस चीज का? फॉर राइज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस द टू, अक्रॉस द टू। तो देखो, अब देखो क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एनर्जी का वर्क डन, क्या मैं लिख सकता हूं? प्रेशर एनर्जी का वर्क डन, मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, इज इक्वल टू, यानी ये जिम्मेदार है किस चीज के लिए? बदलाव इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस बदलाव इन काइनेटिक एनर्जी। एक बच्चा बोला मतलब देयरफॉर, अब सुनो ना मतलब क्या? देयरफॉर P1V minus P2V is equal to mgH2 minus mgH1 and ब्रैकेट में half mV2 square minus half mV1 square। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो। मैं कहता हूं अच्छे से क्या, बिल्कुल पक्के से घूरो। अगर फिर भी आ जाए मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा देना बवाल। सो देयरफॉर P1V, नेगेटिव वाली टर्म को उस तरफ ले जाता हूं, इस वाले नेगेटिव टर्म को यहां ले आता हूं। P1V प्लस mgH1 प्लस हाफ mV1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2V प्लस mgH2 प्लस हाफ mV2 स्क्वायर। जरा मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, केवल और केवल इसी डब्बे पे, ये नीला वाला डब्बा, इस पे एक बार नजर डालो। आपकी नजरें होनी चाहिए डब्बे पे और कान होने चाहिए मेरी आवाज पे। मतलब ये कि आपका ध्यान होना चाहिए इस समय स्क्रीन पे और आपके कान होने चाहिए मेरी आवाज पे। तो आपको देखना तो स्क्रीन पे है, लेकिन सुनना मेरी आवाज को है। मेरी आवाज आपसे कह रही है कि अगर आप इस डब्बे को ध्यान से देखो तो इस डब्बे में पहला एक्सप्रेशन है P1V प्लस mgH1 प्लस हाफ mV1 स्क्वायर। ऐसा क्यों लग रहा है? एक बच्चा कहता है क्या लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रेशर वर्क डन है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। लग क्या रहा है हम पढ़ चुके हैं, साफ पता चल रहा है कि पहले वाली प्रेशर की एनर्जी, पहले वाली पोटेंशियल की एनर्जी, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का सम इज इक्वल टू बाद वाले प्रेशर एनर्जी, बाद वाली प्रेशर एनर्जी, बाद वाली पोटेंशियल एनर्जी, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी। साफ साफ पता चल रहा है। एक बच्चा कहता है सर इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी साबित हुआ, दैट टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। यानी हम कह सकते हैं दैट द सम ऑफ द एनर्जी इज कांस्टेंट। साफ पता चल रहा है, यहां पे साफ पता चल रहा है। Here we come to conclusion. I repeat my sentence. Here we come to conclusion. Here we come to conclusion that sum of
आई रिपीट माय सेंटेंस, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी कॉमा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी जो सम है वो कांस्टेंट है, वो सम जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज P1V प्लस mgh1 प्लस हाफ mv² एक कांस्टेंट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये सम बदलता नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन आपके लिए सबसे ज्यादा काम आएगा। हालांकि इसमें मॉडिफिकेशंस हैं, जब आप बुक खोल के देखोगे तो आपको इस फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन नजर आएंगी। वो मॉडिफिकेशंस क्या है मैं आपको भी यहां लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। देखो, बर्नौलीज थ्योरम का जो एक्सप्रेशन आया है, आई रिपीट माय सेंटेंस, बर्नौलीज थ्योरम का फाइनल एक्सप्रेशन, बर्नौलीज थ्योरम का फाइनल एक्सप्रेशन आया है। क्या आया है कि P1V प्लस हाफ mv² प्लस mgh एक कांस्टेंट है। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मास से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मास से डिवाइड करूं, डिवाइड बाय मास, कैंसल, ये बन जाएगा डेंसिटी। तो मुझे प्राप्त होता है P1 बटा रो प्लस हाफ v² प्लस gh1 भी एक कांस्टेंट है। ये भी बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्रेशन नंबर 2 है। मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, ये बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्रेशन नंबर 2 है, जिस पे आपको लगाना है अपना पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा किसी भी बात से जरा भी परेशान। So this is something very important that I cannot stop myself then teaching you। मतलब मैं अपने आप को इस बात को आपको पढ़ाने से नहीं रोक सकता। ये थ्योरम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। न्यूमेरिकल में अगर कोई एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा काम आएगा या मैं कहूं कि आ सकता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन है जो कि न्यूमेरिकल में काम आता है, और इस थ्योरम को कहा जाता है बर्नौलीज थ्योरम। सीधा अगर मैं इस थ्योरम का कोई मतलब निकालूं तो इस थ्योरम का सीधा मतलब निकलता है that the total energy is constant for a liquid which is flowing from point A to point B, or we can say that the sum of the initial pressure energy, potential energy and kinetic energy is equal to the sum of the final pressure energy, potential energy और kinetic energy। या तीसरा अगर मैं मतलब निकालूं तो साफ कह सकता हूं कि किसी भी लिक्विड के प्रेशर पे या किसी भी लिक्विड के प्रेशर की फॉर्म में किया गया काम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बदलाव इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी प्रेशर का वर्क डन जाया नहीं जाता, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में है तब्दील हो जाता। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ जाता। एक बार फिर से मैं कहता हूं बोर्ड पे नजर डाल लीजिए, एक बार मैं कहता हूं फिर से आप बोर्ड पे इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल मस्ट पे अटेंशन, ताकि ना हो मेरे किसी बच्चे को कोई टेंशन। अब देखना यह है कि जो भी मैंने आपको सिखाया है या जो भी मैंने आपको अब तक बताया है, ये सारी बातें किस हद तक हमारे काम आती हैं। एक बच्चा बोला सर मैं कुछ समझा नहीं। अरे बहुत सिंपल है बच्चों, हमारे लिए समझना जरूरी है कि यार बर्नौलीज थ्योरम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं ये तो जान लें, इससे क्या सीखेंगे ये तो जान लें, बर्नौलीज थ्योरम किस काम आएगी उसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है उन्हें समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे समझाने के बाद जब आप किताब खोलोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी को भी अगर आप देखते हैं या प्रदीप को भी आप देखते हैं, तो प्रदीप में खास करके बर्नौलीज थ्योरम के टॉपिक के बाद 2 टॉपिक दिए गए हैं। एक जिसे हम कहते हैं वेंचुरीमीटर का टॉपिक। वेंचुरीमीटर भी एक बहुत प्यारी एक कह सकते हो एक मशीन है, एक डिवाइस है जो कि लिक्विड्स जो कि अलग अलग प्रेशर पे फ्लो कर सकते हैं उनको मेजर करने में, उनकी वेलोसिटी नापने में हमें मदद करता है। मतलब ये कि
अलग अलग प्रेशर पे लिक्विड्स की वेलोसिटी क्या होती है उसका अनुमान लगाने में हमारी मदद करती है एक मशीन जिसे हम कहते हैं वेंचुरीमीटर। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको वेंचुरीमीटर तो नहीं पढ़ाऊंगा। एक बच्चा बोला क्यों वेंचुरीमीटर क्यों नहीं पढ़ा रहे? पहला कारण, उसे कई बार सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते। दूसरा कारण सिंपल है, जब आप बुक खोल के देखोगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और टॉपिक है जो आपको बुक में नजर आएगा और उस टॉपिक का नाम आपने इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में भी पढ़ लिया होगा, क्योंकि आज का जो वीडियो लेक्चर उसका नाम यही था, बर्नौलीज थ्योरम एंड टॉर्सलीज थ्योरम। तो जो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं टॉर्सलीज थ्योरम। वो भी अपने आप में एक एप्लीकेशन है जहां बर्नौलीज थ्योरम काम आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप किताब खोल के देखोगे तो कुछ 4 या 5 एप्लीकेशन दी हुई है, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है द application of Bernoulli's theorem which is used in some devices, जहां प्रेशर की मदद से हम लिक्विड को राइज कराते हैं और उसे एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी देते हैं। एक बच्चा बोला मैं कुछ समझा नहीं, आप नहीं समझे तो मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अपने साथ लेके बैठा हूं। इस तरह का आपने स्प्रे करने वाला डिवाइस या स्प्रे करने वाली बोतल आमतौर पे अपने घरों में मार्केट में अक्सर देखी है। इसे हम लोग इंग्लिश में स्प्रेयर कहते हैं और फिजिक्स की भाषा में इसे एटोमाइजर कहते हैं। एटोमाइजर इसलिए क्योंकि ये पानी एटम की धार की तरह, मतलब कुछ भी कह सकते हो, मतलब जो भी है, मतलब एटोमाइजर इसका नाम है, स्प्रेयर कहते हैं। अब इस तरह का जो स्प्रेयर होता है ये एक बड़ा है, एक आपने देखा होगा बार्बर शॉप पे होता है। बार्बर शॉप में मतलब जहां पे वो ऐसे ऐसे प्रेस करता है और हमारे बाल गीले करता है शेव करते समय या कटिंग करते समय। उसमें जब आप ये पीछे वाला नॉब दबाते हो, ये नॉब दबाते हो तो यहां से पानी बाहर आता है। एक बच्चा कहता है सर ये क्या हुआ? आप दबा रहे हो पानी बाहर तो नहीं आ रहा? बिल्कुल सही, मैं दबा रहा हूं लेकिन पानी बाहर नहीं आ रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें भी प्रेशर ही नहीं है। मतलब आप जब तक प्रेशर डेवलप नहीं करोगे तो क्या ये पानी बाहर नहीं आएगा? तो ये जो आपने किया ये क्या था? Was this not enough to create pressure? No, this is not enough to create pressure। क्योंकि ये काफी नहीं है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो इसमें एक छोटा सा काम किया जाता है, हम इस हिस्से को ऊपर खींचते हैं। जी हाँ, ये हिस्सा ऊपर आता है, इसे मैंने यहां रखा, अब मैंने इसे नीचे पुश किया। सो आई एम पुशिंग दिस एंड आई एम क्रिएटिंग अ प्रेशर। अब मैंने इसे नीचे पुश किया, यानी मैंने एयर को नीचे की तरफ पुश किया और मैंने प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, मैं आपकी तरफ चाहूं तो पानी छिड़क सकता हूं लेकिन मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन अपने हाथों पे आपको जरूर करके दिखाऊंगा। जस्ट हैव अ लुक। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक अच्छा खासा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ये देखिए, ये देखिए, कैन यू सी दिस? अगर ये प्रेशर को मैं और ताकतवर कर दूं, अभी प्रेशर में ताकत नहीं है, प्रेशर में ताकत होगी तो जितना ज्यादा अच्छा प्रेशर होगा उतना प्यारा स्प्रे होगा। आप देख रहे हैं पहले धार कम थी और अब धार ज्यादा है। मैंने लीव किया, द मोमेंट आई प्रेस इट गोज, द मोमेंट आई रिलीज इट स्टॉप्स। यानी प्रेशर एनर्जी is enough to take the water from here to here and give rise to some kinetic energy। I hope समझ आया। और क्या चाहते हो? इससे ज्यादा कितना आसान कर सकता हूं मैं आपके लिए फिजिक्स। हर वो कोशिश कर रहा हूं जिससे कि मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसको आराम करने के लिए थोड़ी सी जगह दे देते हैं और मैं अपनी बातों को कंटिन्यू कर देता हूं। तो मैं आपको समझा रहा था कि कैसे ये काम कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आपको इसके 2-4 एग्जाम्पल और देता हूं जो जब आप बुक खोल के रीड करोगे तो आपको बखूबी वहां नजर आएंगे और वहां मिल भी जाएंगे। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल ये बताओ क्या है? हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन। एरोप्लेन जब टेक ऑफ ले रहा होता है तो जब वो रनवे पे दौड़ता है तो रनवे पे दौड़ते समय उसका जो विंग स्पैन है उसकी शेप कुछ इस प्रकार बनाई जाती है कि उस विंग्स के और नीचे वाली जमीन के बीच में जो हवा है वो वहां पे ट्रैप हो जाए। और वहां पे जो हवा है वो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि ऊपर खुला आसमान है, लेकिन विंग्स और जमीन के बीच में सीमित दायरा होता है। तो जब एक रनवे पे हवाई जहाज दौड़ता है तो रनवे पे दौड़ने वाले हवाई जहाज के विंग्स के बीच में जो हवा होती है और जमीन के बीच में जो हवा होती है उसकी वेलोसिटी
उसके ऊपर वाली हवा की वेलोसिटी के कंपैरेटिवली कम होती है। आप अच्छी तरह जानते हो जब हवा ठहर जाएगी तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जब हवा बहेगी तो उसका प्रेशर कम होगा। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर किसी जगह पे हवा इकट्ठी हो जाएगी तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है। तूफान इसीलिए आता है बिकॉज मूवमेंट ऑफ विंड टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। क्लाउड्स की मूवमेंट इसी बेसिस पे होती है। तो विंग्स को एक लिफ्ट मिलता है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन हवा नहीं चल रही उस दिन हवाई जहाज उड़ान नहीं भर सकता। हवाई जहाज उसके बिना भी उड़ान भर सकता है, लेकिन हवा का प्रेशर उसे एक पोटेंशियल एनर्जी अचीव करने में बहुत मदद करता है। अब अगर आपने देखा होगा कि जिन जगहों पे कच्चे घर होते हैं, कच्चे घर मतलब मैं रूरल एरियाज की बात कर रहा हूं, तो तेज तूफान में अक्सर क्या होता है, घरों की छतें उड़ जाती हैं। जब घरों की छतें उड़ जाती हैं तो क्यों उड़ती हैं, इसको डायग्रामेटिकली समझाना चाहूंगा तो आप जल्दी समझ पाओगे। तो भैया डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम आपके बारे में मैं बातें कर चुका हूं, तो आपको यहां पे मिटा दूंगा ताकि बच्चों को जो आगे बातें हूं बता रहा वो मैं अब समझा दूंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, जो मैं आपको हूं सिखाने जा रहा उस पे दीजिएगा पूरा ध्यान ताकि आए बातें आपको समझ और ना हो आप में से कोई भी बच्चा जरा भी परेशान। तो मान लीजिए कि ये हवाई जहाज है, फॉर एग्जाम्पल ये हवाई जहाज है और ये हवाई जहाज जो है वो आपका टेक ऑफ ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब ये हवाई जहाज टेक ऑफ ले रहा होता है तो मेरी बात ध्यान सुनना कि इस हवाई जहाज के नीचे वाली जो हवा है, ये वाली हवा और ये वाली हवा, ये वाली हवा, ये वाली हवा, और जो ऊपर वाली हवा है, ऊपर वाली हवा है, ऊपर वाली हवा है, ऊपर वाली हवा, ऊपर वाली हवा, ऊपर वाली हवा, तो ऊपर वाली हवा की वेलोसिटी हाई होती है, नीचे वाली हवा की वेलोसिटी लो होती है। लो वेलोसिटी का मतलब हुआ कि हवा ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड एयर will give rise to more pressure. Trapped air will give rise to more pressure. यानी जो आपकी हवा ट्रैप्ड है वो ज्यादा प्रेशर जन्म देगी और ज्यादा प्रेशर इस हवाई जहाज को उड़ान भरने में क्या करेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मदद करेगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर सपोज कीजिए एक घर है और तेज तूफान चल रहा है, तो तेज तूफान से चलने वाली हवा, तेज तूफान से चलने वाली हवा बाहर तो हाई होगी, यानी बाहर उसको अच्छा खासा मौका मिल रहा है, लेकिन अंदर वाली हवा बेचारी ट्रैप हो जाएगी, यानी अंदर जो हवा है वो ट्रैप्ड एयर होगी एंड ट्रैप्ड एयर विल क्रिएट अ हाई प्रेशर जोन। ट्रैप्ड एयर यानी जो अंदर की फंसी हुई हवा है, ये फंसी हुई हवा will create the high pressure zone and this high pressure zone will be enough इस कच्चे घर की छत को उखाड़ने के लिए। अब हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे घरों की जो छतें होती है वो कंक्रीट की होती है। ये उसी जगह पे होगा जो थोड़ा ग्रामीण एरिया है, जो रूरल एरिया, जहां पे छतों को बहुत पक्के से नहीं रखा गया है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ आ रही है। एक और एप्लीकेशन बताना चाहूंगा कि क्रिकेट के मैदान में जब एक बॉल आती है तो आपने देखा होगा कोई भी बॉल हवा के साथ साथ घूमती है और जब वो हवा के साथ घूमती है तो जमीन पे टकराती है और वो बाउंस कर जाती है। और आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन कह लीजिए, या एक बॉल कराने का तरीका होता है जिसे स्पिन कहा जाता है। क्या बॉल स्पिन जो कर रही है, क्या उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि बॉलिंग करने वाले प्लेयर ने अपनी उंगलियों में बॉल को फंसा के ऐसे घुमा दिया? यार जब बॉलिंग करने वाले प्लेयर ने उस उंगलियों में अपनी बॉल को फंसा के घुमाया तो मत भूलो कि जब बॉल घूमते 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 जमीन पे टकराई तो बॉल के घूमने का मतलब बॉल के साथ साथ वाली हवा भी घूमी, और जब बॉल के साथ साथ वाली हवा भी घूमी तो वो हवा एक पॉइंट पर आकर वो हवा यहां पे ट्रैप हो गई। तो यहां पे जो हवा ट्रैप्ड एयर है वो ट्रैप्ड एयर एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगी। ट्रैप मतलब कि बॉल और जमीन के बीच में बहुत कम जगह बचती है जहां हवा इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी हुई भी हवा आपको पता है हाई प्रेशर को जन्म देगी। तो वो हाई प्रेशर क्या करेगी, बॉल को लिफ्ट करेगी और बॉल की दिशा और बॉल का डायरेक्शन, यानी बॉल की गति और बॉल का डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा। दिस इफेक्ट
इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फिजिक्स में इस इफेक्ट को हम एक नाम से पुकारते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। तो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, ये सारी बातें या ये बेसिक एप्लीकेशन यानी जो भी मैंने आपको बताया, ये सब क्या है? एक बच्चा बोला सर ये जो भी कुछ आपने बताया ये सब है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब कुछ है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जो आपको अपने दिमाग में बिठाना है क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में जरूर आना है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों को ये बातें समझ आ रही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो सर ठीक है, मान गए आपकी बात, जो आपने बताया हम एग्जाम में भी इस बात को लिखाएंगे, अच्छे से लिखाएंगे, इनफैक्ट किताब से पढ़ कर जाएंगे। आप तो सिर्फ समझाते हो और मतलब क्लियर करते हो, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आएगी तो हम जरूर लिखाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, लिखना तो बनता ही है और समझ के लिखने का तो बात ही कुछ हो रहा है। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? क्या ये टॉपिक खत्म? हाइड्रोडायनेमिक्स का बर्नौलीज थ्योरम खत्म, लेकिन बर्नौलीज थ्योरम से ताल्लुकात रखती हुई एक और छोटी सी थ्योरम है जिस पे कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को, जानने को, समझने को, पढ़ने को, परखने को मिल जाएगा। उसे हम कहते हैं टॉर्सलीज थ्योरम। और वो थ्योरम करते ही मुझे ये बात कहने में, इस बात का ऐलान करने में बड़ा मजा आएगा कि फिजिक्स का यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का हाइड्रोडायनेमिक्स वाला भाग खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस गुड न्यूज को आपको जल्दी सुनाते हैं। अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बर्नौलीज थ्योरम पे ही ताल्लुकात रखने वाली, इनफैक्ट बर्नौलीज थ्योरम पे ही बेस्ड एक नई थ्योरम है जिसे हम कहते हैं टॉर्सलीज थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिमाग लगाकर इस चीज को समझेगा। इसे हम कहते हैं डेरिवेशन, या फिर आप कह सकते हैं डेरिवेशन एंड प्रूफ। प्रूफ किस चीज का? टॉर्सलीज। इट इज अ टॉर्सलीज थ्योरम। यानी टॉर्सलीज थ्योरम क्या कहती है, पहले मतलब समझ लो, फिर मैं आपको पूरी डेरिवेशन या उसका प्रूफ समझा दूंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के समझो बच्चों, क्या समझना है जरा समझो। देखो, अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास एक कंटेनर है, हाँ भाई है, तो हम क्या करें, इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा भाई घबराओ मत, इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया, इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया, पानी भर दिया, पानी भर दिया। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर इस कंटेनर में पानी भर दिया और इस कंटेनर में एक पॉइंट पे एक छोटा सा छेद कर दिया जाए, यानी इस पॉइंट पे एक छोटा सा छेद कर दिया जाए, इस छेद को इंग्लिश में कहते हैं होल और फिजिक्स की भाषा में कहते हैं ओरिफिस। बिल्कुल सही, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मतलब समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा? बच्चा कहता है सर कैसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, बाल्टी में छेद करो तो पानी बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल सही, यानी द वाटर विल बिगिन टू फॉल, यानी ये पानी बाहर आना शुरू करेगा, ये पानी बाहर आएगा। इस पानी के बाहर आने की गति को, इस पानी के बाहर आने की गति को, पानी के बाहर आने की गति को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो टॉर्सलीज थ्योरम में हम डिराइव करते हैं, आई रिपीट माय सेंटेंस, हम डिराइव करते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स डिराइव करने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई टॉर्सली थ्योरम तुम कहते क्या हो। वेरी गुड, आओ समझाता हूं ये थ्योरम क्या कहती है। तो बहुत ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, आई रिपीट माय सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, किसी भी कंटेनर या किसी भी होल से बाहर आने वाले पानी की गति, गति मतलब दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पानी के बाहर आने वाली गति, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट
will be equal to the velocity of that object जिसे उस हाइट से गिराया या फेंका जाएगा, जिसे उस हाइट से गिराया जाएगा, जिस हाइट, आई रिपीट माय सेंटेंस, जिस हाइट पे छेद या होल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ वाटर सरफेस। एक बार मैं कहता हूं कि पहले रीड करो, फिर मैं वापस से स्क्रीन के सामने आके आपको मतलब समझाऊंगा। इसे घूरो, फ्रॉम द टॉप ऑफ वाटर सरफेस, यानी पानी के जो आपकी हाइट है, यानी उस हाइट को अगर हम यहां पे देखें तो वो हाइट कौन सी है आपको समझ आनी चाहिए। दैट ये थ्योरम क्या कहती है, तो ये थ्योरम ये साफ साफ कहती है दैट द वेलोसिटी विद व्हिच द लिक्विड विल फ्लो आउट will be equal to that velocity of a freely falling body, जिसे उसी हाइट से फेंका जाए, जो बराबर है किसके, उसके जो लिक्विड के फ्री सरफेस पे है, यानी बिलो द फ्री सरफेस के बराबर, यानी जो हाइट लिक्विड के फ्री सरफेस के नीचे है। मतलब कहना क्या चाहते हो मास्टर जी, कौन सी वाली हाइट? अबे लिक्विड का फ्री सरफेस तो यही है ना, लिक्विड फ्री सरफेस से पानी की जो डेप्थ है, ये डेप्थ है हाइट h। इस हाइट h से अगर किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाए तो वो ऑब्जेक्ट की जो गति होगी, जिसे इसी हाइट से गिराया जाएगा और पानी भी इसी हाइट से नीचे आ रहा है, तो जो गति ऑब्जेक्ट की होगी वही गति पानी की होगी। बच्चा बोला कि पानी की गति ऑब्जेक्ट की गति के बराबर कैसे? आओ साबित करें, इस बात को प्रूव करें, ताकि आपको विश्वास हो सके कि क्या होगी। तो मेरी बात सुनना, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट O, और पॉइंट A के ही बराबर पे एक पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट A। क्योंकि ये दोनों पॉइंट बराबर पे है, तो पॉइंट A का प्रेशर अगर P है तो पॉइंट O का प्रेशर भी P ही होगा। भैया सब, यानी पॉइंट A पे प्रेशर काम कर रहा है, पॉइंट O पे भी प्रेशर काम कर रहा है। लेकिन सुनना मेरी बात, पॉइंट A का पानी बाहर नहीं आ रहा, पॉइंट O का पानी जरूर बाहर आ रहा है। तो पॉइंट A के पानी के पास अच्छी खासी हाइट है, जिसका प्रेशर इस पे लग रहा है, तब जाके ये बाहर आ रहा है। बात तो सही है। पॉइंट A के पानी के पास अच्छी खासी हाइट है, जिसका प्रेशर इस पे लग रहा है, तब जाके ये बाहर आ रहा है। तो इस हाइट की हम कहते हैं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो पॉइंट O के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A must be equal to टोटल एनर्जी एट पॉइंट O। भाई बात तो सही है, एक बार देख लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार घूर लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पूछ लीजिए। एक बच्चा कहता है सर अभी तक तो कोई सवाल नहीं है, बातें समझ आ रही हैं। अगर समझ आ रही हैं तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A में, पॉइंट A के पास प्रेशर है, पॉइंट O के पास भी प्रेशर है, पॉइंट A के पास mgh, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, P प्लस mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी, प्लस A के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो जीरो हो गई। प्रेशर O के पास है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, यानी हाफ mv²। क्योंकि दोनों तरफ का प्रेशर सेम है, इसलिए मैं P और P को काटता हूं तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। बदले में पाता हूं, m से m कैंसल, सो देयरफॉर 2gh इज इक्वल टू v², और v इज इक्वल टू √2gh। मेरे
प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, कहता हूं मैं आप सभी को ये बात बच्चों। एक बार इसे देख लीजिए, 2 बार इसे घूर लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो प्यारे प्यारे बच्चों मचा देना बवाल। देख लीजिए 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ आनी चाहिए। एक बच्चा बोला सर वेलोसिटी तो आ गई, लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि इस हाइट से जमीन से ऊपर ले जाकर अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाए तो उसकी गति भी यही होगी। अच्छा करके देख लो भाई, यू तेरा 0 भाई तेरा जी, तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। u तेरा 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बोलो कोई डाउट है? v इज इक्वल टू √2gh। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, जरा घूर लीजिए, मैं कहता हूं देख लीजिए, मैं कहता हूं पूछ लीजिए। अगर मन में कोई सवाल तो प्यारे प्यारे बच्चों मैं कहता हूं मचा देना बवाल। देखो पूरी थ्योरम को अगर आप अच्छे से देखो तो मैंने आपको अच्छी खासी टॉर्सनलीज थ्योरम बताई है, जो ये कहती है कि किसी भी कंटेनर में किसी भी पॉइंट पे किए गए छेद से बाहर आने वाले पानी की गति इज इक्वल टू द गति ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसे उस हाइट से फेंका जाएगा, जो हाइट उस पॉइंट की फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है? आई होप ये थ्योरम आपको समझ आई, और इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। और इसी के साथ साथ देखो, मैं कहता हूं पहले देखो, अच्छे से घूरो, मैं कहता हूं अच्छे से समझो, अच्छे से जानो, अच्छे से परखो और पूरी तरह से पहचानो। और पहचानने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई रह जाता है डाउट तो मुझसे पूछो। So with this I hereby announce the खात्मा of hydrodynamics। जी हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी ये यूनिट जिसका नाम है, था और रहेगा बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का हाइड्रोडायनेमिक्स आज खत्म हो चुका है। अब अगर इस यूनिट में कुछ बचा है तो वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर से ताल्लुकात रखने वाली वो प्रॉपर्टीज जहां हीट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम चीजों को गर्म करेंगे और टेम्परेचर के वजह से या टेम्परेचर के कारण आने वाले बदलावों को स्टडी करेंगे। तो टेम्परेचर के साथ ताल्लुकात रखने वाली सभी विशेषताओं को इंग्लिश में कहा जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और एक टॉपिक है जो हमें यह बताएगा कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है। तो तब तक के लिए, जब तक के लिए नया वीडियो लेक्चर आता है, आप दिल थाम के बैठिए और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप में से अभी तक किसी बच्चे ने इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, या इससे पहले वाले वीडियोस को अभी तक देखा नहीं है, या आपने मेहनत नहीं करी है, तो ये सब करना शुरू कर दे। आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया ना, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का शुक्रिया। Once again, I would like you all to do not forget to subscribe the channel and share the video with your maximum friends. Thank you once again.